धन्यवाद सोनल जी। और अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण में हैं। अंतिम चरण तो इसलिए कि इसके बाद कोई सेशन नहीं है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य का मुखिया सीधी बातचीत के लिए स्वयं इस सभागार में मौजूद है। तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी का। जशपुर इलाके के एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी तकरीबन 4 दशक से भी लंबी राजनीतिक यात्रा में जिस शुचिता, जिस शालीनता, जिस सज्जनता, जिस व्यवहार कुशलता का उन्होंने परिचय दिया है, उसने ही उनको इस मुकाम तक लाकर स्थापित किया है। पिछले 2 वर्ष से वह छत्तीसगढ़ राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो उस दौर के साक्षी हैं जब विधानसभा में छत्तीसगढ़ के गठन को चर्चा थी, तब वो उस विधानसभा का हिस्सा थे। और जिस लोकसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के संदर्भ में फैसला लिया गया, उस लोकसभा का हिस्सा भी विष्णुदेव साई जी थे। और जो राज्य उनके लोकसभा सदस्य रहते हुए गठित हुआ, 23 साल बाद उस राज्य का नेतृत्व का अवसर भी प्रदेश की जनता और उनकी पार्टी के नेतृत्व के भरोसे के चलते उनके हिस्से में आया। ये 2 साल वो कैसा महसूस करते हैं, 25 साल की यात्रा को वो कैसा देखते हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री जी आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जी धन्यवाद। और शुरुआत यहीं से करते हैं। कितने अचंभे में हैं आप अपने आप को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखकर। 2 साल बीत गए, पर जशपुर के जिस गांव से एक सरपंच के रूप में आपने यात्रा शुरू की थी, जब आज अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं तो खुद पर कितना अचंभा करते हैं, अपनी पार्टी पर कितना अचंभा करते हैं, प्रदेश पर कितना अचंभा करते हैं। सबसे पहले तो मैं विलंब के लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस विनम्रता के लिए। और मैं के बगिया जैसे छोटे से गांव जिसकी आबादी मुश्किल से 2500 होगी, वहां का किसान का एक बेटा, और जब मात्र 10 साल का था तो पिताजी का साया उठ गया था, पिताजी का निधन हो गया था। और परिवार में हम बड़े भाई थे, 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। छोटा भाई मात्र 2 महीने का था, वो तो पिताजी का चेहरा भी ठीक से पहचान नहीं पाया था। और तब से परिवार की जिम्मेदारी, विधवा माँ, विधवा दादी माँ, और पढ़ाई भी करना, फिर घर परिवार को चलाना, और इस तरह से कभी हम सोचे नहीं थे कि इस मुकाम पर पहुंचेंगे। हम तो ये सोचे थे कि खेती बाड़ी करके अपने भाइयों को पढ़ाएंगे, अपनी विधवा माँ, अपनी विधवा दादी का परवरिश करेंगे। लेकिन पढ़ाई पूरी करके जब हम घर में बैठे तो संयोग से उसी साल पंचायत का चुनाव चल रहा था जी। तो गांव वालों ने कहा कि अब आपको गांव में ही रहना है तो आपको पंच बना देते हैं। तो हमने पंच से शुरुआत की, पंच बने, 5 साल पंच के रूप में काम किया। और अगले 5 साल के बाद फिर पंचायत का चुनाव आया तो पंचायत के लोगों ने कहा कि अब आपको सरपंच बना देते हैं, निर्विरोध सरपंच। तो फिर निर्विरोध सरपंच बना दिए। और 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आया जी। तो हमारे वरिष्ठ जन बोलते थे कि हो सकता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में आपको तपकरा विधानसभा क्षेत्र से लड़ना पड़ जाए। तो मैं मना करता था। उस समय हम 25-26 साल के थे, हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो हम अपने वरिष्ठों से बोलते थे कि अभी हमको सीखने दीजिए जी। सरपंच के रूप में कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद तो जीवन पड़ा है, भाग में रहेगा तो विधायक बनेंगे। और
स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी हम लोग के वो आदर्श भी रहे और वो उस क्षेत्र में मतलब टिकट दिलाते थे, जिताते भी थे। तो तपकरा विधानसभा क्षेत्र से जहां से हम 2 बार विधायक हुए, तो वहां से भी एक कार्यकर्ता का टिकट पक्का हो गया जी। लेकिन उनका कुछ विरोध हुआ। दिलीप सिंह जूदेव जी के यहाँ वो सब गए तो उन्हें 4 नाम मांगा, तो हमको नहीं पता कि वो 4 नाम में से हमारा नाम भी शामिल है। हमको तब पता चला जब टिकट हमारा फाइनल हो गया जी। और 1990 में पहली बार तपकरा विधानसभा से विधायक बना और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व। लेकिन टिकट मिला तो चुनाव जीत कैसे गए? टिकट तो बहुतों को मिलता है। हाँ, लोग हाँ। जीतते थोड़ी हैं। जी 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 हाँ, वो जीतने के पीछे भी मैं बता दूं कि उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीट होती थी और 320 में एकमात्र तपकरा विधानसभा सीट था जहां पर कांग्रेस को सिंबल अलॉट नहीं हुआ था। जी। कांग्रेस के विधायक निर्दलीय घोषित हुए थे, साइकिल छाप मिला था उनको और साइकिल के ऊपर में पंजा छाप लगाकर चुनाव प्रचार किए थे और कांग्रेस को मात्र 4000 वोट मिला था। कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। तो एक तरह से बीएसपी फाइट में थी जी। और एक तरह से वो विधानसभा का चुनाव भी हम निर्विरोध टाइप का जीते, तो मतलब भाग्य आप पे शुरू से मेहरबान रहा है। कह सकते हैं। तो तब से लगातार पार्टी ने जो दायित्व दिया उसको हमने बखूबी निभाया, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, और लगातार पार्टी का आशीर्वाद मिलता रहा। अब विभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक रहे, 1990 से लेकर 1998 तक। उसके बाद 1999 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ लोकसभा से हमको प्रत्याशी बनाई और पहला चुनाव रायगढ़ से जीते और लगातार 4 बार 20 वर्षों तक रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सांसद बनाया और लगातार आशीर्वाद भी बढ़ा। पहला चुनाव मात्र 5800 से जीते थे जी। और चौथा चुनाव 2,17,000 से जीते थे और बीच में भी जो 2 चुनाव हुए उसमें भी एक में 54,000 और एक में 74,000 से उस क्षेत्र की जनता ने जिताई थी। और फिर 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी मिला। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, हमारे वरिष्ठों का, राष्ट्रीय नेतृत्व का भरपूर आशीर्वाद मिला। और हम जैसे आपको बताया कि हम तो कभी सरपंच बनने के लिए नहीं सोचे थे कि कभी सरपंच भी बनेंगे, लेकिन आज अगर इस मुकाम पर हैं तो ये जनता का आशीर्वाद है और हमारे पार्टी का आशीर्वाद है, हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद है। लेकिन इतना है कि मैंने जो भी दायित्व पार्टी ने सौंपा उसको जितना हमसे हो सकता है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया और शायद इसी का परिणाम है कि आज इस मुकाम पर पार्टी ने हमें पहुंचाया है। आपके साथ में एक विरोधाभास है। और नेताओं के संदर्भ में देखते हैं तो जनता का भरोसा रहता है तो पार्टी का भरोसा नहीं रहता, पार्टी का भरोसा रहता है तो जनता का भरोसा नहीं रहता। आपका मामला थोड़ा अलग है। जनता का भी भरोसा लगातार बना रहा और पार्टी को भी आप लगातार अपने अनुसार बनाए रहे या पार्टी के अनुसार आप बनाए रहे। थोड़ा इसका राज खोलेंगे कि दोनों को आप कैसे सेट कर लेते हैं? दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। कैसे? हम लगातार चाहते तो ये सारे भी हैं जी, तो मिलता नहीं। आपको कैसे मिल जाता है? लगातार जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़ा रहते हैं और हमारे वरिष्ठों का भी आशीर्वाद मिलता है, उनका भी स्नेह मिलता है। और लगातार हमको तो आज 3 दशक से भी ज्यादा लंबा समय हो गया राजनीति के क्षेत्र में, बराबर जनता का भी आशीर्वाद मिला है और हमारे वरिष्ठों का भी आशीर्वाद मिला है। नहीं, ये तो हम सभी मान रहे हैं कि आपको सबका आशीर्वाद मिलता है।
राज की बात ये जानना चाहते हैं कि आपको क्यों मिलता है, साझा करना चाहेंगे या अभी आप सुरक्षित रखना चाहेंगे? अब देखिए, मैंने वही कहा कि जो भी पार्टी का दायित्व होता है या जनप्रतिनिधि के नाते जो कर्तव्य होता है जी उसको ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं। तो एक विश्वास है लोगों को कि अगर इनके पास कोई बात रखते हैं, कोई समस्या रखते हैं तो उसका निदान होगा। दो तीन बातें आपसे और समझना चाहते हैं, क्योंकि बिलासपुर का पहला मौका है अपने मुख्यमंत्री को जानने, समझने, बूझने का। आपने एक उल्लेख किया दिलीप सिंह जी के संदर्भ में, थोड़ा बताइए कि दिलीप सिंह जी के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई और दिलीप सिंह जी से ऐसा नाता क्यों हुआ? यह बात इसलिए जानना चाहता हूं कि जिस बिलासपुर में आप बैठे हैं, इस बिलासपुर संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व भी किसी समय सांसद के तौर पर दिलीप सिंह जूदेव जी ने किया था। आपकी हर बातचीत में दिलीप सिंह जी का जिक्र आता है, तो थोड़ा बताएंगे उनसे इतनी आत्मीयता या नजदीकी की वजह कैसे बनी? देखिए, जसपुर राज परिवार से हम लोग का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। जसपुर रियासत में 2 मंत्री और 1 सेनापति थे जी। तो जो बड़े मंत्री थे वो हमारे पुरखा थे और 1 सेनापति और 1 और मंत्री थे। तो इस तरह से पिछले कई पीढ़ियों से राज परिवार से संबंध था। और जब 1947 में देश आजाद हुआ जी तो उस समय चुनाव नहीं हुए थे। उस समय सीपी बरार सरकार थी, नागपुर राजधानी होती थी। तो उस समय जो आरक्षित सीट था उसमें हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी स्वर्गीय बुद्धनाथ साई जी वो मनोनीत विधायक हुए थे और जनरल सीट से स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के पिताश्री राजा विजय भूषण सिंह जी वो मनोनीत हुए थे। तो इस तरह से मतलब राज परिवार से हम लोगों का पुराना संबंध था और ये देश स्वतंत्र होने के बाद भी, जैसे मैंने कहा कि जब पहली बार विधानसभा हमको लड़ाया गया उसी समय हमारा उनसे संपर्क हुआ। हालांकि उनका आना जाना बीच बीच में हम लोग के बंदरचुआ जमींदारी में होते रहता था, आते रहते थे, हम दूर से उनको देखते थे। लेकिन जब विधायक का टिकट मिला तो जाना ही पड़ा उनके सामने आशीर्वाद लेने के लिए। तब से फिर उनका परिचय हुआ 1990 से ठीक से। जी। तो दिलीप सिंह जी की किस खूबी से आप प्रभावित रहे? क्योंकि आज भी जब कहीं बातचीत होती है तो दिलीप सिंह जी का जिक्र आपके मुंह से आ ही जाता है। जहां आप बैठते हैं वहां दिलीप सिंह जी की प्रतिमा हमें दिखाई दे ही जाती है। तो ऐसा क्या था? मिले तो आपको कई नेता, दिलीप सिंह जी क्यों इतने बसे हुए हैं आपके जहन में? देखिए, एक तो दिलीप सिंह जूदेव जी के साथ 25 से भी ज्यादा वर्षों तक हमने काम किया और एक तो इतने आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। 6 फुटा बिल्कुल जवान, रौबदार मूछ और ऐसा पर्सनालिटी और ऊपर से मिलिट्री ड्रेस में हमेशा रहते थे। तो कहीं से भी गुजरते थे तो कोई भी व्यक्ति उनको देखते रह जाता था और अधिकांश लोग उनको पहचानते थे। और कहीं अगर स्टेशन वगैरह में हम लोग रहते थे और उनके साथ चलते थे तो जो नहीं पहचानता था वो पीछे चुपका मतलब कान के पास आके बोलता था ये कौन है। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और इतने विनम्र थे कि 25 वर्षों में हम कभी उनको नाराज होते नहीं देखे, कभी नाराज हुए ही नहीं। इतने विनम्र और इतने मेमोरी के वो तेज थे कि किसी का नाम वो एक बार सुन लेते थे तो अगले बार नाम से ही उसको पुकारते थे। तो हर आदमी को लगता था कि हम सबसे ज्यादा दिलीप सिंह जूदेव जी के नजदीक हैं। तो इस तरह से और हमेशा उन्होंने जसपुर और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सोचा। तो एक आकर्षक व्यक्तित्व उनके पास था, पर्सनालिटी वाइज भी उनके व्यवहार से भी सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। तो अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ पर, थोड़ा आपको जानने की कोशिश की। अब छत्तीसगढ़ गठन को लेकर भी बात करते हैं। आप उस लोकसभा का हिस्सा थे जिस लोकसभा में, जिस संसद में छत्तीसगढ़ गठन का फैसला हुआ था।
जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तो आपकी क्या कल्पना थी छत्तीसगढ़ को लेकर, और आज जो छत्तीसगढ़ है वो आपकी कल्पना के कितने अनुरूप है या कितनी दूर है? देखिए, हमारा सौभाग्य कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ वर्ष 2000 में, उस समय हम सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में थे और पहली बार बने थे, बिल्कुल नए थे लोकसभा सदस्य के रूप में। लेकिन हमारा सौभाग्य कि वो जो चर्चा हुई लोकसभा में, तो हम स्वयं सदस्य थे ही, लेकिन राज्यसभा में भी हमारे दो वरिष्ठ वहां पर सांसद के रूप में थे। एक तो स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी, वो राज्यसभा सांसद के रूप में थे, और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी, दोनों उस समय राज्यसभा के मेंबर थे। और जब छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन के बिल पर चर्चा हुई, उस समय हम दोनों नेताओं को राज्यसभा में भी जाके सुने जी। उसके पहले बहुत सुनते थे छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनना चाहिए, लेकिन उस समय हम स्वयं साक्षी बने। और ये सौभाग्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, और तब से हम देख रहे हैं कि बहुत विकास छत्तीसगढ़ का हुआ है। हम तो वो दौर भी देखे हैं। हम जिस गांव में पढ़ते थे वहां पर 5वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम लिखने का सेंटर नहीं था। हमको 7 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में 5वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए जाना पड़ा था। लेकिन आज जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं छत्तीसगढ़ निर्माण का, 25 वर्ष हुए हैं, तो तब का और अब का छत्तीसगढ़ में जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। आज बहुत विकास छत्तीसगढ़ का हुआ है। और एक तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है, और ये 25 वर्षों में 15 और 2 17 साल भारतीय जनता पार्टी की रही है, और 5 और 3 8 साल ये कांग्रेस के रहे हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर विकास हुआ छत्तीसगढ़ का 25 वर्षों में, 15 और 2 17 साल में ऐतिहासिक विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और एक तो सौभाग्य की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की, और उसके कारण हमारा गांव-गांव डामर रोड से जुड़ा। और विकास की दृष्टि से आवागमन वो सबसे जरूरी है। गांव 12मासी रोड से जुड़े तभी अगला विकास संभव होता है। और ये वरदान आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। नहीं तो हमारे पुरखा लोग से सुनते थे कि पहले डामर रोड कैसा होता है, लोग बासी पकड़ के देखने जाते थे कई कई किलोमीटर के डामर रोड होता कैसा है। लेकिन आज गांव-गांव में डामर रोड पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत रत्न हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। और अगर जरूर इस मामले में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों पर लिखा जाएगा। तो बहुत विकास हुआ है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, पर एक मेडिकल कॉलेज होता था, आज 14-15 मेडिकल कॉलेज हो गया है, 18-19 यूनिवर्सिटी हो गया है। सब गांव डामर रोड से जुड़ गए हैं, बिजली पानी सब कुछ पहुंचा है। मतलब चहुमुखी विकास हुआ है। आपको बताते हुए गौरव होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले यहाँ पर भुखमरी होती थी। हम जब मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्य थे तो एक बार हमारे जसपुर जिले में ही, उस समय शायद रायगढ़ जिला था जी, तो उस समय भूखमरी में 4 लोग मर गए थे और विधानसभा की कमेटी बनी थी। जांच में सही पाया गया था कि वो 4 लोग भूख से मरे थे। तो ये स्थिति होती थी, लोगों को कोदो कुटकी महुआ ये सब खाना पड़ता था और कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था तो लोग भूखे भी रहते थे, उपवास भी सोते थे। लेकिन आज भूखमरी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो
15 साल में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो एक खाद्य सुरक्षा कानून यहाँ पर लाए और पीडीएस की ऐसी सुंदर प्रणाली चालू की छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण वो चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। तो ये सब तरक्की हुआ है यहाँ पर। ये जो तरक्की हुआ उसके संदर्भ में आपने काफी विस्तार से प्रकाश डाला और आपने बताया कि जब सदन में चर्चा हुई तो आप लोकसभा में तो थे ही, राज्यसभा में भी आपने सुना दिलीप सिंह जूदेव जी को, लकी राम अग्रवाल जी को। पर जब राज्य बन गया और राज्य बनने के बाद अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर आ गए, उसके बाद आपके 16 विधायक भाजपा छोड़ कांग्रेस में चले गए, तब विष्णुदेव साय जी को कैसा लगा? वो परिवर्तन विष्णुदेव साय जी को कैसा महसूस हुआ? गलती तो नहीं हो गई, राज्य क्यों बना लिए? देखिए, 2000 में अटल जी जानते थे कि बहुमत उस समय कांग्रेस की है। अगर सरकार बनाते हैं तो बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके बावजूद भी उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी। अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो 3 साल का उनका कार्यकाल, जिसको उस समय के लोग आज भी भुला नहीं पाएंगे। मतलब लोगों का खरीद बिक्री हुआ, जनप्रतिनिधियों का खरीद बिक्री हुआ, 12-12 हमारे विधायक बिक गए। और उस समय जब अगला चुनाव आया तो हमको मालूम है दिलीप सिंह जूदेव जी, उनको प्रचार में रथ मिला था और उसमें मंच था, ऊपर वो उठ जाता था। तो दिलीप सिंह जूदेव जी को उनके यहाँ हर नस्ल का कुत्ता भारी संख्या में रहते थे और जब वो मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो सब सेना जैसे उनके आगे पीछे रहते थे। तो एक कुत्ता को ले जाते थे वो चुनाव प्रचार में और मंच के ऊपर में उसके सामने बैठा देते थे मंच में और वो बिस्किट रख देते थे और बोलते थे, देखो ये कुत्ता कितना स्वामी भक्त है, इसके सामने ये बिस्किट रखा है, लेकिन जब तक हम इसको नहीं बोलेंगे ये खाएगा नहीं। लेकिन ये 12-12 विधायक जिसको पार्टी ने क्या नहीं किया, मतलब क्या नहीं किया पार्टी की, एक बार 2 बार नहीं 3 बार इनको विधायक बनाया। उसमें हमारे जसपुर के भी एक विधायक थे, विक्रम भगत विधायक थे, जो 3-4 बार मतलब विधायक बने थे। और उस समय सबको मालूम होगा कि वो बहुत क्या बोलते हैं बीमारी से उठे थे, 22 दिन कोमा में रहने के बाद मतलब उठे थे और बोलते थे कि ये कुत्ते से भी ये लोग गए गुजरे हैं। पार्टी ने इनको मतलब क्या नहीं बनाया, कितना मतलब पहचान जाने तो कौन जानता था इनको, गांव के साधारण लोग थे, लेकिन पार्टी ने इनको आशीर्वाद देकर टिकट दिया। ये लोग कई बार विधायक बने, लेकिन ये लोग आज पार्टी का साथ छोड़ दिया और अजीत जोगी के साथ बिक गए। और एक बोलते थे फिर कुत्ता को खाओ, तो कुत्ता खाता था बिस्किट। तो वैसा वो प्रभाव करता था, कहे कि हम भी उनके साथ रथ में रहते थे, उनके चुनाव प्रचार के रथ में रहते थे। तो इस तरह से खरीद बिक्री अजीत जोगी के समय में हुई, लेकिन किसी का वॉइस फिर ठीक नहीं रहा। सब अगला चुनाव एक आध को छोड़ दें तो सब हार गए और सब राजनीति से अलग भी हो गए, बर्बाद भी हो गए। तो बड़े सुंदर तरीके से व्याख्या की विष्णुदेव साय जी ने, अभी तक उन्हें याद है। एक बार जोरदार तालियां विष्णुदेव साय जी की याददाश्त के लिए। पर साहब, आपने बताया कि आप 20 साल की उम्र में तो पंच, फिर सरपंच चुन लिए गए, 25-26 साल की उम्र में विधायक बन गए, मतलब 90 में विधायक बन गए। जब आप 90 में विधायक बने थे तो आपके साथ एक और शख्स विधायक बना, 99 में आप सांसद बने, वो शख्स भी 99 में सांसद बन गया। पर 2003 में जब भाजपा का बहुमत आया तो आप सांसद रहे और वो शख्स मुख्यमंत्री हो गया, नाम उनका डॉक्टर रमन सिंह। उस समय आपके दिल पे क्या गुजरी? देखिए, अपने मन में तो कभी महत्वाकांक्षा रही ही नहीं। पार्टी ने जो दायित्व दिया उसको निभाया और आज भी अगर मुख्यमंत्री के दायित्व में हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं मुख्यमंत्री हूं। आज भी हमको लगता है कि
जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक बोलते हैं, तो वैसे ही हमको भी लगता है कि पार्टी का, हमारे वरिष्ठों का और जनता का आशीर्वाद, उसके कारण इस मुकाम पर हैं, ये अवसर मिला है। तो जितना लोगों के लिए कर पाए, उनके दुख दर्द को अगर थोड़ा भी मिटा पाए, तो उसी में हमको अच्छा लगता है। चलिए, आपने इतनी व्याख्या की, पर आपका जीवन ठीक ठाक जा रहा था। सांसद बने, फिर पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सांसद आप लगातार जनता की कृपा से और पार्टी के आशीर्वाद से बनते रहे। 2014 में पार्टी प्रचंड बहुमत में आई, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हो गए। लोग हारते हैं और हाशिए पर पहुंचा दिए जाते हैं, पर 2019 में विष्णुदेव साय जी लोकसभा लड़े बगैर मैदान से बाहर हो गए। उस समय क्या गुजरी आपके ऊपर? कहां सब कुछ था और सीधे शून्य हो गया? थोड़ा उस अनुभव को हमसे साझा कीजिए ना। जब पर ये सांसदों की टिकट काट दी गई, उसमें विष्णुदेव साय भी एक नाम रहे। नहीं, 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और मात्र 15 सीट में आ गए थे, जबकि 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक लोक लुभावन जन घोषणा पत्र में आकर जनता ने भूल कर दी थी और कांग्रेस को एक बड़ा जनादेश जनता ने दिया था। और इसीलिए जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तो ये हुआ कि क्यों ना मतलब सभी सांसदों को बदल दिया जाए। और उस समय लोकसभा के टिकट के लिए ही, जो कि हम राज्यमंत्री के रूप में थे, तो हमारे घर में ही वहां पर सबका बैठक चलता था। वहीं पर कई घंटे घंटे हम लोग वहां पर बैठते थे, वहीं नाश्ता, वहीं भोजन सबका होता था। और जब केंद्रीय नेतृत्व से ये प्रस्ताव आया कि क्यों ना मतलब सभी सांसदों को ड्रॉप किया जाए और नए लोगों को दिया जाए, और हमें को पूछा गया पहले कि आपका क्या विचार है, तो हम तो 1 मिनट भी देरी के बोले कि पार्टी का जो निर्णय, हमारा तो सिरोधार्य है। जो निर्णय पार्टी ने इतना हमको दे दिया है, गांव के एक छोटे से व्यक्ति को, कि हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। उस समय आपको ये नहीं लगा कम से कम ये बात कहीं दूसरी जगह कर लेते? आपके घर में ही बैठ के आपकी टिकट निपटाने की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि पार्टी ने इतना दे चुका था कि मतलब वो जिसको कोई उम्मीद ही नहीं थी कुछ जगह पहुंचने का। 2019 में इस एहसास के साथ थे कि पार्टी ने पहले ही इतना कुछ दे दिया, फिर जब 2023 का परिणाम आया और पार्टी बहुमत में आई, उस समय कोई उम्मीद जागी थी आपको इस बार मुख्यमंत्री अपन ही बनेंगे? आसपास के लोगों ने कहा ना, भैया इस बार तो आप ही हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, कभी हम सोचे भी नहीं थे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे पार्टी को, हमारे वरिष्ठों को, जिन्होंने विश्वास किया और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। और हम बराबर, पर बने कैसे आप? बराबर थोड़ा भगवान, वो भी तो बताइए। हमारे लोग बड़ी उत्सुकता से हैं कि आखिर विष्णुदेव साय जी बराबर 2023 में मुख्यमंत्री कैसे चुने गए? आपको कब पता चला कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं? वो तो जब अर्जुन मुंडा जी पर्यवेक्षक बन के दिल्ली से आए और बैठक चल रहा था, उसमें हम लोग भी शामिल थे और विधायक दल के नेता का चुनाव होना था। और उस समय हमारे नाम का अनाउंस हुआ विधायक दल के नेता के रूप में, तब पता चला। इसके पहले तो कुछ भी पता नहीं था। अर्जुन मुंडा जी तो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, आप तो साथ में मंत्री रहे थे। कोई दोस्ती वोस्ती उन्होंने नहीं निभाई? दिल्ली से फोन करके बताया नहीं, विष्णु भाई आपको बनाने के लिए ही आ रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं था। दोस्ती तो थी, लेकिन एक सिस्टम होता है पार्टी में, एक परंपरा होती है, उसके अनुसार सब हुआ। तो आपको अपनी पार्टी के सिस्टम पे ऐतराज नहीं होता? ऐसे हुआ कि क्या सिस्टम भाई, थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए। नहीं, बहुत, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और इस पार्टी में
नीति भी है, नियत भी है, विचारधारा भी है, लोकतंत्र भी है। आज कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जहां पर लोकतंत्र है, लेकिन इसमें हर 3 साल में दायित्व बदल जाता है और एक छोटा कार्यकर्ता भी अपने निष्ठा और ईमानदारी की बदौलत मतलब एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। वो कहानी तो पुरानी हो गई। आपने नियत की बात बोली, नीति की बात बोली, तो वो एक नितिन भी हैं जो छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी फिर प्रभारी हुए, आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा के आ गए। ये काम आप कैसे किए? अब देखिए, उनको बहुत दिनों से जानते हैं। संगठन के सह प्रभारी के रूप में उन्होंने काम शुरू किया, फिर संगठन के प्रभारी भी बने और उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव लड़े, नगरीय निकाय का चुनाव लड़े और चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। ये सब उनके संगठन क्षमता का परिणाम है, उनके अनुभव का परिणाम है। पर आप कितना चौंके जब आपको पता चला कि अपने नितिन नवीन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए? अब वो जिस तरह से 45 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो लेकिन हमारी पार्टी अब युवाओं को आगे बढ़ा रही है। युवाओं में अब पार्टी का भविष्य देखती है पार्टी, तो अच्छा है, युवा है और अच्छा होगा। उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा, उनके संगठन क्षमता का लाभ पार्टी को मिलेगा। तो अब हम आते हैं मूल बात पर, जो दायित्व 2 साल पहले जनता और पार्टी के स्तर पर आपको मिला मुख्यमंत्री के तौर पर। ये 2 साल कैसे बीते विश्व देसाई जी? जिन अपेक्षाओं, जिन उम्मीदों, जिन कल्पनाओं के साथ आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, 2 साल बाद कितना संतोष असंतोष आपके मन में है? देखिए, 2 साल कैसे बीता पता भी नहीं चला। एक तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, और उस वादा को मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनकी गारंटी को पूरा करना है। और आज बताते हुए फक्र भी होता है कि मात्र 2 साल के अल्प समय में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को सरकार ने पूरा किया है। एक तो कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीबों का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था। एक बहुत बड़ा अन्याय गरीबों के साथ हुआ था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आज बताते हुए गौरव होता है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 24 घंटा का भी देरी नहीं किए। अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति उसमें दिए। और आज 2 साल में पूरे के पूरे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं और 8 लाख से ज्यादा गृह प्रवेश भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लोगों का सौभाग्य है कि 2 बार माननीय देश के प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से उनका गृह प्रवेश कराए हैं। एक बार तो ऐसे बिलासपुर की धरती में 3 लाख लोगों को एक साथ गृह प्रवेश कराए थे। और इतना ही नहीं, 18 लाख और शहरी का अलग है जी। और जो हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से पीड़ित है, आज नक्सलवाद के खिलाफ में भी हमारे जवान बहुत साहस के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद यहाँ पर समाप्ति की ओर है। तो वहाँ जो आत्मसमर्पित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने भारत सरकार से निवेदन किया कि इनको भी मकान मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है। और जो पीवीटी जी के लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं,
जिसमें कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुजमाड़िया ऐसे 5 जाति के लोग हैं छत्तीसगढ़ में। उनके लिए 32,000 प्रधानमंत्री आवास अलग से स्वीकृत हुआ है। तो एक तो ये बड़ा काम गरीबों के लिए जो वादा था उसको किए। हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। अधिकांश लोग खेती पर आधारित हैं, तो उनसे भी वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, 3100 रुपया धान का प्रति क्विंटल कीमत देंगे। आज ये तीसरा साल हम लोग धान खरीद रहे हैं और 2 साल वादा निभाए, इस साल भी वादा निभाएंगे। और जो अंतर की राशि पिछली सरकार में 4 किस्त में दिया जाता था साल भर में, और उसमें भी कटौती होती थी, लेकिन आज हमारी सरकार एक बार में अंतर की राशि किसानों के खाते में भेज देती है। 2 साल का बकाया बोनस था जिसको कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था। 5 साल सरकार में रहने के बाद भी 1 रुपया बोनस का उन्होंने नहीं दिया। हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और उसी साल 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के दिन 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बोनस का मतलब देने का काम किए। फिर आपका महिला लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का भी वादा था। आज बताते हुए फक्र होता है कि 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में आज 23 किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में हम लोग 2 साल के अंदर में भेज चुके हैं। और जब हम आप जाते हैं कहीं कार्यक्रम में जी, तो इतनी खुशी उनके चेहरों में देखने को मिलती है, माता बहनों के चेहरों में, कि बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। और हम पूछते हैं उनसे कि इस पैसे का उपयोग कैसा कर रहे हैं। 1,000 रुपया गांव के लिए बहुत होता है। मेरा इसमें एक सवाल है, और मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, कि ये फॉर्म आपने चुनाव के दौरान भरवाए थे महतारी वंदन के अंतर्गत 2023 में, और बाद में इसके संदर्भ में रहा कि 18 साल से 60 साल तक की महिलाओं के संदर्भ में ये रहेगा। अब लोगों की उम्र तो बढ़ी रही है, जो उस समय 16 साल के थे वो 18 साल के हो गए हैं। कई नए लोगों में, नए युवाओं में आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा है। तो महतारी वंदन के अंतर्गत जो लोग अब अर्हता प्राप्त कर रहे हैं उनको जोड़ने के संदर्भ में कोई कल्पना आपके जहन में है, कुछ इरादा है कि भाई अब जो आ रहे हैं उनको भी शामिल किया जाए? नहीं, बिल्कुल आने वाले समय में जोड़ेंगे, और अभी हम लोग बस्तर के क्षेत्र में जोड़ भी रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। एक बड़ा ऐलान है कि महतारी वंदन में नए नाम जोड़े जाएंगे, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के कारण वहां कोई जा नहीं पाते थे, अब सब जा रहे हैं। तो आज 7,000, अभी तो संख्या बढ़ गई होगी, 7,000 से ज्यादा महिलाओं का नाम उसमें महतारी बंधन में पहली बार जुड़ा है, और उनका किस्त भी जारी हो रहा है। तो इस तरह से आगे और भी नई नई शादियां भी हो रही हैं। कितनी उम्मीद है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक बड़ा दावा किया 31 मार्च 2026 नक्सली उन्मूलन। अब नक्सली उन्मूलन उन्होंने तो दावा कर दिया, विष्णुदेव साई जी के लिए तो परेशानी हो गई। मुख्यमंत्री तो आप हैं छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा नक्सली हिंसा से ग्रसित छत्तीसगढ़। क्या उम्मीद है, अमित शाह जी की बात कायम रहेगी या कोई संशय? जनवरी 2024 में सरकार शपथ लेने के अगले ही महीने जब देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी यहां पर एक समीक्षा बैठक रखे थे, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के सारे ऑफिसर्स भी थे, और उसमें हमको पता चला कि जो नक्सलवाद पूरे देश में है उसका 77% मतलब भाग छत्तीसगढ़ में है। बाकी 23% जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके है। और ये इसलिए था क्योंकि उसके पहले जो सरकार थी यहां पर, उस सरकार ने बिल्कुल भी नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई नहीं लड़ी, इतना तक कि केंद्र सरकार को सहयोग भी नहीं की। और इसी का परिणाम था कि 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प कि ये जो एक राष्ट्रीय समस्या है नक्सलवाद, जो विकास में बहुत बड़ा बाधक है, इसको इस देश से हटाना है। और माननीय गृह मंत्री जी ने
डेडलाइन तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 को इस नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है। और नई नीति के साथ वही जवान हैं जो कांग्रेस की सरकार में भी थे, लेकिन नई रणनीति के साथ हमारे जवानों ने टास्क फोर्स का गठन हुआ और वही जवान आज बड़े साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। और जब घायल हो जाते हैं, हम लोग जब अस्पताल में उनसे मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि साहब हमको ठीक होने दो, फिर हम और 5 नक्सली को मारेंगे। तो ये हौसला आज हमारे प्रदेश के जवानों में है और इसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जितने भी सारे बड़े माओवादी थे, बसव राजू से लेकर हिडमा तक, सारे न्यूट्रलाइज हुए हैं। और हम लोग शुरू से ही आह्वान किए कि आप सब लोग मतलब ये हिंसा, गोलीबारी, इससे किसी का भला न हुआ है न आगे होगा, इसको आप लोग छोड़ो और विकास की मुख्यधारा से जुड़ो, आपके साथ सरकार न्याय करेगी। और एक अच्छी पुनर्वास नीति भी दी है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी कई प्रदेश में गए, वहां से अध्ययन करके आए और एक अच्छा पुनर्वास नीति भी दिए हैं। और उसका भी परिणाम है कि आज 2,000-2,500 से भी ज्यादा लोग आत्मसमर्पित किए हैं। और नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 को समूचे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। और जो बस्तर का क्षेत्र जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है और केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है, जो 4 दशक तक विकास से अछूता रहा है, निश्चित रूप से वहां पर विकास की गंगा बहेगी। और अभी तक हम लोग 2 साल में लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और करीब 400 से ज्यादा गांव को हम लोग आबाद कर चुके हैं। एक नियत नीलानार योजना, ये गोंडी भाषा में है जी, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इस योजना के माध्यम से सरकार की योजना को हम लोग पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। जहां पर कोई पहले जाने का हिम्मत नहीं करता था, आज वहां पर सड़कें बन रही हैं, वहां पर घरों में बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। राशन कार्ड के लिए 3-3 दिन राशन के लिए वहां पर लगता था कई गांव वालों को, तो आज उसी गांव में आज सस्ते अनाज का दुकान खोल रहे हैं। स्कूल जो बंद थे वहां आज स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, दूर संचार के साधन वहां पर खड़ा कर रहे हैं, हर तरह का विकास हो रहा है। और आज ये 2 ही चीज से आप अंदाजा लगाइए कि उस क्षेत्र के लोग आज नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। एक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था पिछले साल कि युवाओं को कैसे इससे अलग किया जाए, ये हिंसा से और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। तो एक बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे पिछले साल, 1,65,000 लोग उसमें पंजीयन कराए थे और उतना लोग भाग लिए थे। इस साल 3,91,000 बढ़ के 2.5 गुना संख्या में वृद्धि हो गई। 3,91,000 लोग बस्तर ओलंपिक में भाग लिए। फिर उसी तरह से वहां की संस्कृति, वहां का रहन सहन, नृत्य, वहां का गायन, इसको लेके बस्तर पंडुम का अर्थ होता है उत्सव जी। तो बस्तर उत्सव का भी आयोजन कराए पिछले साल, तो उसमें 47,000 लोग भाग लिए। अभी बस्तर पंडुम में फिर पंजीयन चल रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है 7 फरवरी को पंडुम का शुभारंभ करने देश की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं और समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री रहेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बस्तर पंडुम में भी संख्या में वृद्धि 2.5 से 3 गुना होगी। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र के लोग भी अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ गठन के साथ नक्सलवाद से मुक्ति हमारा सपना था। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त कर रहे हैं कि हम 31 मार्च 2026 को माननीय गृह मंत्री की घोषणा को अमल में ला देंगे। ये बात खामोशी से सुनने की नहीं है। मैं चाहूंगा समर्थन में एक बार जोरदार तालियां सदन की आए। अब हम आखिरी बातचीत पर हैं। बिलासपुर में हम बात कर रहे हैं। बिलासपुर की बात के बगैर यह संवाद अधूरा रहेगा। मुख्यमंत्री जी, कल गणतंत्र दिवस है।
मुख्यमंत्रियों को अभी तक हम जगदलपुर में देखते थे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। आप बिलासपुर में दिख रहे हैं, कोई खास वजह? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन एक मन में आया कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया जाए। और हर बार अब मंत्री सांसद सबको 15 अगस्त में, 26 जनवरी में ध्वजारोहण के लिए अलग अलग जगह भेज रहे हैं, और हमारी भी स्वयं की इच्छा होती है कि इस अवसर पर अलग अलग जिले में, संभाग मुख्यालय में जाएं तो अच्छा रहेगा। और उसी तरह से जो बैठकें भी हो रही हैं प्राधिकरण वगैरह के, उसको भी अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। इससे एक पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण का भी निर्माण होता है। और मेरा सौभाग्य है कि इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश की जो न्यायधानी है बिलासपुर, वहां पर ध्वजारोहण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। पर आप अनायास तो आए नहीं है, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। 5 या 6 जनवरी को पहले आपने बिलासपुर के सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया, सारे अधिकारियों को बिठाया, यहाँ के कलेक्टर एसपी को भी बुलाया, सुनते हैं बड़ी बैठक की थी। क्या करने जा रहे हैं बिलासपुर में? देखिए, छत्तीसगढ़ एक बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर लोहा है, कोयला है, यहाँ पर टीना है, लिथियम है, बॉक्साइट है, यहाँ पर डायमंड भी है, गोल्ड भी है। भगवान ने भरपूर छत्तीसगढ़ को दिया है, खनिज संपदा से भरपूर है। आज यहाँ का करीब 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। यहाँ के लोगों के लिए पूरे देश में कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हम लोगों को इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे विकास की दृष्टि से ले जाना है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, और आप देखेंगे कि 2014 के पहले 10 साल तक हमारा ये देश 10वें स्थान पर स्थिर खड़ा था आर्थिक दृष्टिकोण से। लेकिन 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, और उनके 11 साल के कार्यकाल में आज उन्होंने अपने अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण आज पूरी दुनिया में भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। और 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है। तो इसमें हम लोगों को छत्तीसगढ़ को भी सहयोगी बनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और उसके अनुरूप हम लोग सरकार में काम कर रहे हैं। और आज हमारा जो जीएसडीपी है उसको अगले 5 साल में 2 गुना करने वाले हैं, और 2047 तक हमारे प्रदेश का जो जीएसडीपी है इसको 75 लाख करोड़ में पहुंचाने वाले हैं। और ये हमको कोई मतलब असंभव जैसा दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत समृद्ध ये प्रदेश है और हम लोगों की नीति नियत सब अच्छी है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। तो रायपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है, और उस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए एक अलग से जोन, कैपिटल जोन का भी निर्माण किए हैं, और उस अनुसार उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। और ये बिलासपुर हमारे प्रदेश की न्यायधानी है, और प्रदेश का दूसरा बड़ा ये स्टेट है। तो यहाँ का भी विकास करना सरकार का फर्ज है। और इसीलिए पिछले दिनों करीब 3 घंटे तक यहाँ के विकास के लिए चर्चा हुई है, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम जो इस संभाग के यहाँ के सांसद भी रहे, संभाग के विधायक हैं, आज डिप्टी सीएम है श्री अरुण साव जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जो
यहाँ के सांसद हैं तोखन साहू जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे सभी विधायकगण, आदरणीय ठाकुर साहब, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, सुशांत जी, सभी लोग बैठ के और यहाँ के अधिकारी और समस्त विभाग के सचिव सब मिलकर कैसे बिलासपुर को आगे विकास की दृष्टि से बढ़ाया जाए, इसलिए 3 घंटे विचार विमर्श हुए हैं और उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और उसके अनुसार हम लोग बिलासपुर को हर क्षेत्र में यहाँ पर पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था अच्छा हो, यहाँ पर रोड सब ठीक हो, हर दृष्टिकोण से बड़ा लंबा विचार विमर्श करके रूपरेखा तैयार की है और उस अनुसार सरकार आगे काम करेगी। नहीं, इनके पास तो लंबी फेरिस्त है, इनको पैसे वैसे विष्णुदेव साई जी उपलब्ध करा देंगे। अब करा ही रहे हैं और कराएंगे भी। अब हम लोग राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर ही रहे हैं जी। आबकारी में पिछली सरकार में 6,000 करोड़ वो लोग राजस्व लाते थे, आज उसको हम लोग 10,000 करोड़ से ज्यादा कर दिए हैं। आज जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। माइनिंग में हम लोग आज 14,000 करोड़ राजस्व ला रहे हैं। तो इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचार के जो लीकेज थे उसको बंद कर रहे हैं और राजस्व बढ़ा रहे हैं निश्चित रूप से। और केंद्र सरकार का भी बहुत आशीर्वाद है छत्तीसगढ़ के लिए, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास या माननीय और हमारे केंद्रीय मंत्री के पास जाते हैं तो उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर पैसा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मिल रहा है। आज रेलवे के बजट में 21 गुना की बढ़ोतरी हो गई है, 21 गुना की बढ़ोतरी रेलवे के सेक्टर में हो गया है। वही हाल सड़क परिवहन में है। आदरणीय सभी मंत्रियों का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खुला आशीर्वाद है और पूरी उम्मीद है कि संसाधन की कमी मतलब क्या उम्मीद करें? जैसे विष्णुदेव साई जी बड़े संतुष्टि के साथ ये बोल रहे हैं कि केंद्र के जितने मंत्री हैं वो खुले हाथों से आपको दे रहे हैं, तो क्या ऐसा बयान हमें आने वाले समय में अमर जी, धर्मजीत जी, सुशांत जी से मिलेगा? बिल्कुल, वो सब देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र से सहयोग मिल रहा है। नहीं, केंद्र से तो आपको मिल रहा है, आपसे इन लोगों को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, तो पूरे छत्तीसगढ़ के विकास में खर्चा होगा। आप बार बार छत्तीसगढ़ में ले जा रहे हैं, हम बार बार बिलासपुर पे आपको लेके जा रहे हैं। बिलासपुर क्या उम्मीद करें? इन लोगों को शिकायत रहती है जो रायपुर का हो रहा है ना विकास, वैसा बिलासपुर का नहीं हुआ। विष्णुदेव साई जी इस तरफ कुछ दृष्टि देंगे, अतिरिक्त कृपा करेंगे? नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी। तो भाई एक बार जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं होगी। तो अब एक आखिरी सवाल है, आपके काम पर बात हो गई, आपकी पार्टी पर हो गई, आपकी सरकार पर हो गई, पर विपक्ष के बगैर बात अधूरी है। आपने जो कुछ किया वो तो ठीक है, विपक्ष 2 साल में कैसा कर रहा है? आपके लिए चुनौती बन रहा है या आपको ठीक लग रहा है? देखिए, एक अच्छी सरकार के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं 2 वर्षों में कि विपक्षी पार्टी अपना धर्म ठीक से निभा नहीं पा रही है। ये लोग चारों चुनाव हार के इतने बौखला गए हैं, विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव में हार के बुरी तरह बौखला गए हैं और इसलिए मुद्दा विहीन हो गए हैं। आपस में ही इनकी लड़ाई चल रही है, उसी से इन लोगों को फुर्सत नहीं है। और आज जो भी आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर में वो तथ्यहीन होता है। तो अगर अच्छा विपक्ष हमको मिले तो सरकार और मजबूती से काम करे। तो वही बड़ी शिकायत है विष्णुदेव साई जी को, विपक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है, नहीं तो उनकी सरकार और बेहतर चले। तो भाई हमारी विपक्षी दल को कहना है सरकार अच्छी चले, इसलिए आपको भी अच्छा रहना है। और मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी रात के भी आपने इतनी उदारता से समय दिया, और साथ साथ इस सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभाव का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी धैर्य के साथ आपने बात को सुना। हमारे कार्यक्रम की अंतिम औपचारिकता शेष है, मैं चाहूंगा कि 2-4 मिनट का समय आप और दें। जब इतनी देर रुके हैं, कुछ लोग जिनके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को कर पाए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया जाना है और मुख्यमंत्री जी का सम्मान करना है। मैं सम्मानीय धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत जी, सुशांत जी
और अमर भाई से आग्रह करूंगा कि वो एक बार मंच पर आए और मुख्यमंत्री के सम्मान में सहभागी बने। जी, धन्यवाद आपका।